हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं मेमोरीज़ के डिटेल्स जो आप लोगों को पढ़ना है। याद रहे कि हम लोग जिस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्राइमरी मेमोरीज़ को हम लोग को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा और सेकेंडरी मेमोरीज़ की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे, लेकिन उसकी डिटेलिंग आप लोग सेमेस्टर 6 में जाके पढ़िएगा। जो हार्ड डिस्क था, कॉम्पैक्ट डिस्क है, वहाँ पर पढ़िएगा। और यहाँ पर सेमेस्टर 5 में सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, तो इसमें मेन हम लोग का एम्फेसिस जो होगा, जो ध्यान होगा, वो होगा प्राइमरी मेमोरी पर। और प्राइमरी मेमोरी में हम लोग शुरुआत करते हैं अब रैम से, ठीक है, क्योंकि जिस तरह के हमने बताया था कि हम लोगों का जो सिस्टम है ऑटोमाइजेशन में, एम्बेडेड एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगा हार्डवेयर कंट्रोल के लिए, तो इसीलिए हम लोग एम्बेडेड एप्लीकेशन में क्या होता है कि वहाँ प्राइमरी मेमोरी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल है, हमने तो अभी तक नहीं देखा है। तो इसीलिए हम लोग का जो मेन एम्फेसिस होगा प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि ये कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है और ये प्राइमरी मेमोरी है। इसका मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर इसी मेमोरी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, बाहर के मेमोरी से वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है जो सेकेंडरी मेमोरीज़ हैं। और इस तरह का जिस तरह का सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कैश मेमोरी भी नहीं होता है, सीपीयू मेमोरी ज़रूर होगा। तो सीपीयू मेमोरी तो तब पढ़ेंगे जब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085 उसके बारे में पढ़ेंगे, तब उसका डिटेल आएगा। तो जब ये चल रहा है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जो हमने बताया था, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसमें ये आपका मेमोरी लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने सीपीयू का फंडामेंटल बताया, इनपुट डिवाइसेस का बताया, आउटपुट डिवाइसेस का बताया, और ये लास्ट सेक्शन है मेमोरी। ये 1 या 2 क्लास में कंप्लीट होगा, तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है इसमें। मेन मेमोरी में सबसे पहले रैम हम शुरू किए, जिसका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी के क्लासिफिकेशन में ही हमने बताया था कि रैंडम एक्सेस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि डेटा इसमें रैंडमली जो है डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। और आगे पता चलेगा आप लोग को कि मेमोरी में लोकेशन में डेटा स्टोर्ड होता है, ये हमने क्लासिफिकेशन में भी बताया था। लोकेशन नंबर 0, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2। तो लोकेशन नंबर 1 से भी कर सकते हैं, लोकेशन नंबर 100 से भी कर सकते हैं। दोनों का एक्सेस टाइम सेम लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस, ठीक है। और रैंडम एक्सेस जो है फास्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट, ये सारे पॉइंट को हम लोग ये करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है कि इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल वर्ड एक अंग्रेजी का शब्द है। यहाँ पर इसका मतलब है वोलाटाइल मीन्स होता है डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज रिमूव्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसको चलने के लिए पावर सप्लाई आप दीजिएगा। एक तरह से कि कंप्यूटर जब तक ऑन रहेगा तब तक आपका डेटा इसमें रहता है, और कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो डेटा उसमें से डिलीट हो जाता है। इसीलिए हमने इसको लास्ट पॉइंट में देखिए लिखा है यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर टेम्पोररी प्रोग्राम्स एंड डाटा। टेम्पोररी प्रोग्राम्स एंड डाटा, सपोज कर लीजिए कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपका रैम है, ठीक है ना। तो रैम में आप देखिएगा कि रैम में हमेशा डेटा लोड रहता है, क्योंकि आपका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंटेंट जैसे ही आप ऑन करते हैं तो लोड हो जाता है, वो कभी आपको खाली दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो उसमें आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, उसका डेटा लोड हो जाता है। और फिर अगर कोई आप ऐप अगर खोलते हैं, मान लो व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो वो भी जो है उस रैम स्पेस को यूज करता है। लेकिन जैसे ही आप उसको बंद कर देते हैं तो याद होगा कि रैम में से वो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो इरेज करने का उसमें सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल को स्विच ऑफ भी करिएगा तो आपका जो डेटा जो है वहाँ से हट जाएगा। लेकिन अब बता दें कि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया, इसको ध्यान से सोचना पड़ता है कि उसमें डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, चाहे इरेज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वोलाटाइल का मतलब समझ गए। अब इसका अगला पॉइंट है कि नॉन वोलाटाइल रैम भी अवेलेबल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो नॉन वोलाटाइल रैम भी बनाए गए। तो नॉन वोलाटाइल इसका नाम ही है एनवी रैम कहा जाता है, और एनवी का यहाँ पर फुल फॉर्म ही है नॉन वोलाटाइल रैम, ठीक है ना। आर ऑल्सो अवेलेबल टू रिटेन, रिटेन का मतलब कि कायम रखना, जो डेटा था उसको कायम रखना, रिटेन द डेटा व्हेन पावर सप्लाई इज रिमूव्ड, ठीक है। तो इसका टेक्नोलॉजी जो है अलग होता है।
चलिए, बीच में फ़ोन आ गया, बीच बीच में स्टूडेंट्स का भी फ़ोन आते रहता है। आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कि नॉन वोलेटाइल रैम NV रैम भी हम लोगों ने बनाया, जो कि डेटा को रिटेन कर सकता है जब पावर सप्लाई हटा देंगे। और ये काम करने के लिए उसमें जो सिस्टम होता है वो एक दो तरह का सिस्टम होगा। ये आप लोग कभी बाद में पढ़िएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। यहाँ पर आप लोग को ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी है, ये अपडेट होते रहता है। आज के डेट में नॉन वोलेटाइल रैम भी अवेलेबल है। ये शुरुआती प्रॉपर्टी है कि रैम का जो एप्लीकेशन था और आज भी यूज़ होता है, रैम जहाँ पर हमको डेटा को स्टोर करने की, जो रिटेन करने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर NV रैम इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ रिटेन नहीं करना होगा पावर ऑफ के बाद भी, तो वहाँ पर हम सिंपल रैम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी थोड़ा नया है, तो ये कॉस्टली भी होगा क्योंकि इसकी फैसिलिटी और ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है जो इसके हार्डवेयर से रिलेटेड। हम आप लोग को अब रैम का खाली प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे, रैम का अब आपको हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर आप लोग जानते हैं कि दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो माइक्रो प्रोसेसर खास करके जो एम्बेडेड इंजीनियरिंग, एम्बेडेड एप्लीकेशन में आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर हार्डवेयर का उतना ही महत्व है जितना कि सॉफ्टवेयर का महत्व है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर माने तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, और हार्डवेयर माने हो जाएगा कि उसका हार्डवेयर हो गया, उसका मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो यहाँ पर आपको एक छोटे से सिस्टम के बारे में यहाँ पर भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे मेमोरी का हार्डवेयर भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने बताया था कि इनपुट आउटपुट को जब माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ते हैं तो उसके हार्डवेयर को कहते हैं इंटरफेसिंग। ठीक है ना, वो पढ़ते हैं कहाँ पर, IO इंटरफेसिंग कहते हैं। और जब मेमोरी को प्रोसेसर के साथ आप यूज करिएगा, ठीक है, तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने के सिस्टम को कहिए मेमोरी इंटरफेसिंग। आगे आप लोग को ये दोनों टॉपिक हम बताएंगे, सिलेबस में भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी इंटरफेसिंग और IO इंटरफेसिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानना जरूरी है। और अभी हम लोग अपना प्रोसेसर 8085 के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये हम बताएंगे। वो हार्डवेयर जब आप इंटरफेसिंग पढ़िएगा, उसके लिए आपको हार्डवेयर डिटेल चाहिए। उसी डिटेल के लिए हमने देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शुरुआत कर दिया है कि रैम इज मेड बाय शिफ्ट रजिस्टर्स। ये किससे बनता है, ये शिफ्ट रजिस्टर से बनता है। और ये सेमेस्टर 4 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। शिफ्ट रजिस्टर जो 4 तरह का होगा, यहाँ पर भी देखिएगा। यहाँ पर जो शिफ्ट रजिस्टर इस्तेमाल होगा वो होगा पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, और या तो सिंपली उसको यहाँ पर आप रजिस्टर्स बोलिएगा। अब जो है यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर उसको बोलते नहीं हैं, ठीक है ना, सिंपली उसको रजिस्टर कहते हैं। शिफ्ट रजिस्टर एक्चुअली में नाम है किसका, सीरियल इन सीरियल आउट का नाम है शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, उसको इसलिए कि उसमें 1 by 1 लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होता है। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट वाले, वो तो डेटा को एक ही बार में स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद कहीं पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर जो नाम है वो एक्चुअली सीरियल इन सीरियल आउट को कहा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर रखेंगे, टॉपिक तो सेम है। तो शिफ्ट रजिस्टर सिंपली यहाँ पर हम लोग रजिस्टर उसको बोलेंगे, और आज के बाद आप लोग उसको रजिस्टर के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अ रजिस्टर इज मेड बाय फ्लिप फ्लॉप्स। एक रजिस्टर जो है क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। और ये खास करके किस फ्लिप फ्लॉप से बनता है, इस सेमेस्टर 4 में मैंने बताया था, ये डी फ्लिप फ्लॉप से ही बनता है। अगर दूसरा फ्लिप फ्लॉप भी यूज होगा तो उसको डी फ्लिप फ्लॉप के तरह ही बनाया जाता है। तो इसीलिए डाटा स्टोर करने के लिए जो सबसे सूटेबल फ्लिप फ्लॉप है वो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है। और एक फ्लिप फ्लॉप आप लोग जानते हैं कि स्टोर्स 1 बिट डेटा। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का डेटा स्टोर करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है मेमोरी का पूरा कैपेसिटी, माने पूरा कैपेसिटी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कहता है कि कोई मेमोरी है, उसमें 1000 रजिस्टर है, और 1000 रजिस्टर कितने कितने बिट का है, तो 8-8 बिट का है। ए रजिस्टर इज मेड बाय डी फ्लिप फ्लॉप्स, तो उसमें डी फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगे हुए हैं, 8-8 लगे हुए हैं। तो 1000 और गुना 8 कर दीजिए, तो कितना टोटल बिट हो गया, 8000 बिट का वो मेमोरी कहलाएगा। इस तरह से जोड़ते हैं, आगे हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द रैम इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये तो पहले हम बता ही चुके हैं क्लासिफिकेशन में, इसको पॉइंट यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो सबसे लोवेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, मतलब हो गया कि लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि उसके IO का साइज,
मेमोरी का साइज और प्रोसेसर कौन सा है, कितने बिट का है, कितना पावरफुल है, उसमें सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होगा उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और ये लास्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ए सेमी कंडक्टर, इट इज़ ए सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, और सॉलिड स्टेट मेमोरी है। सेमी कंडक्टर और सॉलिड स्टेट, याद रखिएगा सेमी कंडक्टर को सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर सॉलिड है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये हमको नहीं पता है, लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो ये आपको शुरू में ही बताना पढ़ना था, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेमी कंडक्टर है खास करके उसको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स था, और वैक्यूम का मतलब होता है नथिंग। तो वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जब सेमी कंडक्टर आया, ये सॉलिड मटेरियल से बना, इसीलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स से इसका जन्म हुआ, जिसको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। इसीलिए रैम को याद रखिएगा कि सेमी कंडक्टर मेमोरी है और इसको कह सकते हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी भी है। एक पॉइंट देखिए ऊपर में छूट गया है, रैम इज ए सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है ना। जैसा हमने कहा था कि डिजिटल सर्किट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। ये मैंने सेम 4 में आप लोगों को बताया था। तो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में ये सीक्वेंशियल सर्किट के ग्रुप में आएगा, और ये वहाँ पर भी आपको बताए थे रजिस्टर्स में, रजिस्टर्स जो यूज़ किए थे आप लोग सेम 4 में जो पढ़े थे वो एक्चुअली में सीक्वेंशियल सर्किट है, और ये मेमोरी बना हुआ है रजिस्टर से, इसका मतलब है कि ये भी है सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, ठीक है ना। सीक्वेंशियल सर्किट की खास बात क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट होता है कॉम्बिनेशनल प्लस मेमोरी, याद रखिएगा कॉम्बिनेशनल प्लस मेमोरी यूज होता है तो सीक्वेंशियल हो जाएगा, और सिर्फ कॉम्बिनेशनल होगा तो उसको कहेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो ये आप लोग इसका मटेरियल लिख लीजिएगा। अभी हम इसको लौटते हैं इसमें, तो आप लोग को बताएंगे मेमोरी का थोड़ा सा कैपेसिटी कैसे ये करते हैं, और उसका थोड़ा हार्डवेयर डिटेल बताएंगे। रैम का ही आज क्लास होगा, और अगले क्लास में आप लोग को रोम के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं रैम का अब हम लोग आर्किटेक्चर एक तरह से कहिए या ब्लॉक डायग्राम, और उसके पिंस के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो एक डायग्राम बनाया है ये रैम का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले देखिए कहाँ स्टोर होता है, तो यहाँ पर देखिए हमने ब्लॉक में अलग अलग स्पेस दिखाया है। इन स्पेसेस को मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। हार्डवेयर में डिजिटल में इसको कहा जाता है रजिस्टर्स। एक लोकेशन एक्चुअली एक रजिस्टर होता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में आ गए, माइक्रो प्रोसेसर में आ गए, तो अब आप इसको रजिस्टर बोलना बंद करिएगा। अब याद रखिएगा कि ये बनता रजिस्टर से है, लेकिन कंप्यूटर में इसको मेमोरी लोकेशन के नाम से जानते हैं। रैम को जब बोलेंगे तो उसमें मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एड्रेस है ना, ये सब जो है इसका एड्रेस है, डेसिमल एड्रेस है। ये डेसिमल एड्रेस हम कह सकते हैं, इसी से नंबर भी यूज़ करिएगा। लेकिन कंप्यूटर के लिए इनका नंबर्स जो होता है, सीरियल नंबर जो होगा, ये इनका एड्रेस होता है। जैसे आपका रोल नंबर आपका एड्रेस होता है, और एड्रेस की परिभाषा क्या है? एड्रेस का मतलब है कि जिस इंफॉर्मेशन से किसी एंटिटी को हम लोग खोज सकें। तो आपका रोल नंबर आपकी पहचान है, आपको अगर खोजना है तो हमको रोल नंबर से आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि ये जो नंबर लिखा गया है 0 1 2 3, और ये 2 to the power m-1 तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर m लोकेशंस को हमने दिखाया है। इसमें टोटल मेमोरी लोकेशंस की संख्या कितनी हो गई? तो मेमोरी लोकेशंस जो हैं इसमें कितने हैं, तो हम m लिखेंगे, ठीक है। तो m अगर चूंकि 0 से काउंट हो रहा है तो ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा? 2 to the power यहाँ पर नहीं होगा, ये m-1 पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। ये 2 to the power या ठीक है, ये m-1 पे नहीं होगा, 2 to the power m-1 पे जाके ख़त्म होगा। ये मेमोरी लोकेशंस m नहीं है। मेमोरी लोकेशंस की संख्या कितनी होगी? 2 to the power m होगी। क्यों होगा? क्योंकि ये बाइनरी डिवाइस है, ये डिजिटल डिवाइस है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइस है तो जैसे 3 बिट में ये रहता है, चूँकि बाइनरी है, बाइनरी डिवाइस है, तो इसका एड्रेसिंग भी बाइनरी बेस पर ही होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई मेमोरी का साइज़ बाइनरी बेस में ही क्यों होता है, तो वहाँ पर आंसर यही देना है कि चूँकि ये बाइनरी डिवाइस है तो इसमें सारे बाइनरी ये सर्किट्स यूज़ होते हैं, और बाइनरी सर्किट्स यूज़ होते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी 2 बेस पर होता है।
तो याद करिए कि अगर 3 बिट का अगर हम एड्रेस बना रहे हैं तो 3 बिट के कितने एड्रेस बनेंगे, तो 000 से लेके कहाँ तक बनेगा, 111 तक। तो 000 का वैल्यू कितना हो गया 0, और 111 का वैल्यू कितना हो गया 7। तो 0 से 7, तो टोटल हो गया कितना 8 हो गया, लेकिन ख़त्म कहाँ पे हुआ, 0 से चले तो 7 पे ख़त्म हुआ, इसलिए यहाँ पर 2 to the power m-1 पे जाके ख़त्म करेंगे। और ये जो है इनका एड्रेस है, ठीक है ना, ये डेसिमल में लिखा गया है, सपोज कर ले ये 2 to the power m-1 वैल्यू तक जाएगा। नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन जो है 2 to the power m हो गया, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कि इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग कहेंगे, आप लोग भी बना लीजिएगा, इनको कहते हैं डेसिमल एड्रेस। क्या बोलेंगे, डेसिमल एड्रेस कहेंगे। लेकिन इनका जो कंप्यूटर यूज करता है वो बाइनरी में करता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं अभी। अब देखिए हर एक मेमोरी लोकेशन में हमने कितना बिट लिखा है, तो k बिट्स लिखा है। हर एक मेमोरी लोकेशन में k बिट आपका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस बराबर कितना हो गया, 2 to the power m लिखे और -1 लिखे। और m क्या है बाद में आप लोग को बताएंगे, आपका m क्या है वो पता चल जाएगा। दूसरा लिखिएगा, ठीक है, यहाँ m को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देंगे वेयर m बराबर है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द एड्रेस। आप एड्रेस कितना बिट्स में कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एड्रेस जो है 0 1 2 3 है ना। आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे डेसिमल में मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो बिट की संख्या बढ़ती है। तो बिट की संख्या बढ़ती है तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो बिट्स क्या है। m क्या है, नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द एड्रेस। जैसे आपने अभी यूज़ किया था 000 तो 3 बिट का है, तो वहाँ पर m जो हो गया वो 3 हो गया। तो 2 to the power 3 - 1 8 - 1 ये 7 तक जाएगा। नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस ये सीक्वेंस जाएगा। ये तो आपका 2 to the power m हो गया। और दूसरा लिखेंगे एड्रेस रेंज। एड्रेस रेंज कहाँ तक रहेगा, तो ये कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से लेके और कहाँ तक होगा 2 to the power m और कहाँ तक -1 तक। नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन हो जाएगा 2 to the power m हो जाएगा। और एड्रेस रेंज कहाँ से होगा, 0 से लेके 2 to the power m-1 तक। तीसरा है कैपेसिटी ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन। कितना दिए हैं, ईच मेमोरी लोकेशन बराबर इसमें कितना दिखाया है, k बिट्स इसमें लिखा गया है, ठीक है ना, k बिट्स लिखा गया। पहले खाली आपको इस मेमोरी के बारे में बता रहे हैं, इधर उधर जो बनाए हैं उसके बारे में बाद में लिखेंगे। कैपेसिटी ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन कितना दिखा है, k बिट। तो चौथा लिखेंगे सो कैपेसिटी ऑफ रैम अगर हमसे कहेगा तो कितना कहेंगे, कितने बिट्स में होगा। तो मेमोरी लोकेशन कितने हैं, 2 to the power m है, तो सीधे लिखिएगा 2 to the power m गुना कितना बिट्स लिखेंगे, k बिट्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका साइज हो गया, ये m2, हाँ ठीक है, m2 यहाँ पर एड्रेस देख लेते हैं, 2 to the power उतना हो जाएगा। और ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन हम बाद में इसको सेट करेंगे। अब देखिए सो कैपेसिटी ऑफ रैम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 2 to the power m गुना k बिट्स जो है इसका पूरा कैपेसिटी कहलाएगा। और बिट्स में इसको ये टोटल बिट्स हमारा निकल गया, एक लोकेशन पे एक बिट स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन का। तो इसमें जितना भी बिट्स होगा उतना फ्लिप फ्लॉप लगा होगा, उसका एक सिंगल सेल जो होगा वो 1 बिट का होगा। तो ये इतना जो आपका कंपोनेंट बताए थे। और इसमें यहाँ पर दिखा दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि रीड एंड राइट टाइप मेमोरी है, तो यहाँ से दिखा दीजिएगा, इनको कहते हैं डाटा पिन्स। और इनका वैल्यू कहाँ से कहाँ चालू होगा, कितना बिट स्टोर किए, k बिट ना। तो ये D0 से चलेगा और ये होगा D जाएगा k-2 और ये D जाएगा k-1। इसको आप लोग k बिट्स का है, यहाँ से डाटा निकल जाएगा, इनको कहते हैं डाटा पिन्स। यहीं से डाटा कंप्यूटर या तो इन करता है या तो आउट करता है, ठीक है। तो ये टोटल सेगमेंट आपको पता चल गया। तो 5वां हो गया, नंबर ऑफ डाटा पिन्स कितना रहेगा,
नंबर ऑफ डाटा पिंस की संख्या कितनी होगी, तो ये k रहेगा। हर एक मेमोरी लोकेशन में k बिट है और एक बार में कोई एक लोकेशन पर ही डेटा रीड या राइट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो इसका साइज है वो k बिट्स यहाँ पर भी रहेगा। ये डाटा पिंस का संख्या है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो ये सारे जो लोकेशन हैं, इसमें से मेमोरी का सिलेक्शन कैसे होता है। तो मेमोरी का सिलेक्शन के लिए क्या करता है कि डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस आपका कितना है, 2 टू द पावर m है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ m2 मान लीजिए हम लिख देते हैं, n लिख देते हैं। आप लोग जानते हैं ना डिकोडर का साइज क्या होता है, m2n होता है, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये होता है किसमें 2 टू दी, अच्छा n ही लिखिए और n m2n है। तो यहाँ पर पांचवा लिखेंगे, ये छठा पॉइंट हुआ, डिकोडर मेमोरी लोकेशंस आर सेलेक्टेड, या ऐसा लिखिए डायरेक्ट डिकोडर के लिए लिखिए, डिकोडर इज यूज्ड, इंटरनल होता है ये, डिकोडर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ से जब ये कंप्यूटर देखिए, जब इसमें डाटा को इन आउट करेगा उस समय क्या होता है, जैसा हमने अभी कहा था कि एक मेमोरी लोकेशन पर ही करता है। मान लीजिए कि उसको 0 1 2 3 चारों लोकेशन पे मान लीजिए कि राइट करना है और एक सीक्वेंस में करना, पहले 0 पे करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, चारों पे के बिट्स स्टोर करना है। तो ये क्या करेगा कि पहले 0 को सिलेक्ट करेगा, उसमें डाटा राइट करेगा, फिर क्या करेगा कि 1 को सिलेक्ट करेगा, उसमें राइट करेगा, फिर उसी तरह से 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा। तो ये हर एक सीक्वेंस में करता है। तो कहिए कि उसके लिए 4 ठो राइट साइकिल चलेगा। एक काम का चक्र जो है, एक वर्किंग साइकिल उसका एक राइट साइकिल हो जाएगा। तो इसमें 4 साइकिल में इसमें राइट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जानना क्या है कि जब ये सिलेक्ट करता है तो कैसे करता है, तो ये होता है डिकोडर से, ठीक है ना। तो डिकोडर में क्या होगा, देखिए एम लाइन टू एन लाइन डिकोडर होता है। एम लाइन टू एन लाइन डिकोडर होगा मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर फिर लिखेंगे डिकोडर साइज क्या होगा, एम टू एन डिकोडर होगा। और वेयर लिख देंगे, वेयर याद रखिएगा एन बराबर होगा कितना, 2 टू दी पावर m, कितना होगा 2 टू दी पावर m होगा। और फिर याद रखिएगा m बराबर होता है नंबर ऑफ एड्रेस पिंस, क्या होगा, एड्रेस पिंस का नंबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको घेर के लिखिएगा, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ, इसको कहेंगे एड्रेस पिंस कहेंगे, ये एड्रेस पिंस हो गया। एड्रेस पिंस क्यों हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए। डिकोडर में क्या होता है, डिकोडर में जैसे आप बोलते हैं 2 लाइन टू 4 लाइन, 2 2 4, ये सेम 2 में ये सेम 4 में बताए थे ना। तो देखिए आउटपुट कितना होता है 2 टू दी पावर 2 और इनपुट कितना है 2, ठीक है। तो इनपुट मेरा यहाँ पर क्या है, m है और ये क्या है, n है, ठीक है ना। तो ये n का वैल्यू है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये नंबर जो है, ये m जो है अब यहाँ पर डिफाइन हो गया। m हमने क्या कहा था, m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द एड्रेस, ठीक है ना, बिट्स ऑफ द एड्रेस, और एड्रेस इसका बाइनरी एड्रेस है। तो इसीलिए इसी कारण से यहाँ पर ये जो m जो होता है नंबर ऑफ एड्रेस बोलते हैं, 2 टू दी पावर m लोकेशंस होते हैं, क्योंकि इसमें जो इतने सारे लोकेशन होंगे तो उनको सेलेक्ट करने के लिए m लाइन टू n लाइन बनाते हैं। मतलब कि m लाइन टू 2 टू दी पावर m लाइन है, क्योंकि n का वैल्यू कितना है, 2 टू दी पावर m है, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। सपोज कर ले कि एक छोटा सा आप लोग के लिए मेमोरी बनाते हैं, क्या होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए डिकोडर लगा दिए, ये लगा दिए 2 2 4। तो देखिए इसमें 2 ठो होगा और इसका 4 आउटपुट जो है चारों रजिस्टर में जाएगा। मान लीजिए छोटा सा मेमोरी है, ठीक है ना, चारों रजिस्टर में जाएगा। तो आपने कहा था ना कि ये क्या है, मेमोरी लोकेशंस है, ये मेमोरी लोकेशंस है। 4 लोकेशन है तो इनका एड्रेस कितना बिट में होना चाहिए, 2 बिट में। तो देखिए एक का एड्रेस होगा 0 0, एक का 0 1, एक का 1 0, एक का 1 1। डेसिमल में कहेंगे तो 0 1 2 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसमें से इसका आउटपुट जाके क्या करेगा कि एक समय में एक को इनेबल करता है। तो देखिए जब 0 0 देंगे तो क्या होगा, इसका 0 1 2 3 आउटपुट होता है ना। तो 0 0 देंगे तो इसका 0 वाले पे 1 जाएगा, 1 जाएगा तो ये लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगा। फिर 0 1 देंगे तो यहाँ पर 1 वाले पे 1 जाएगा, तो ये पहला लोकेशन एड्रेस नंबर 1 सेलेक्ट होगा। और 1 0 देंगे तो 2 वाले पिन पे 1 जाएगा जो आउटपुट है, तो ये वाला लोकेशन सेलेक्ट होगा। तो इसका एड्रेस कितना होना चाहिए 2, और 1 1 देंगे तो 3 पे 1 जाएगा, 3 पे 1 जाएगा तो हमारा लोकेशन नंबर 3 सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है कि हमारा जो अगर 8 लोकेशन का कोडिंग करना है, एड्रेस कोडिंग करना है तो 3 बिट हमको चाहिए। अगर 16 लोकेशन का एड्रेस कोडिंग करना है तो 4 बिट चाहिए। 0 0 0 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 1 1 1 1 तक। यही कारण है कि मेमोरी का साइज भी जो होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेमोरी का साइज भी जो होता है ये हमेशा 2 के पावर में होता है, क्योंकि ये जो के बिट्स भी रखा जाता है 4 बिट 8 बिट 16 बिट इसी फॉर्म में होता है। इससे क्या होता है कि बाइनरी फॉर्म में उसको प्रोसेसिंग करने में कंप्यूटर को आसानी होती है। ठीक है, तो ये जो हो गया, इतना सारा पॉइंट्स हो गए, ये सारा वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। और अब आपको इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल पर आने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि ये कंट्रोल लॉजिक क्या करता है। तो इनको नंबर ऑफ एड्रेस पिन्स कहेंगे। ये आपका ये एड्रेस पिन्स है, सिंपली एड्रेस पिन्स लिखिएगा इन सारे को, इनको डाटा पिन्स लिखिएगा और तीनों को लिखिएगा कंट्रोल पिन्स। ऐसा इसलिए है कि कंप्यूटर में भी जो माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है उसमें आपको बताए थे कि 3 तरह के उसमें बस होते हैं, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। तो यहाँ पर भी मेमोरी तो चूंकि उसी से जोड़ना है तो इसमें भी तीनों तरह का पिन बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कंट्रोल लॉजिक है, अभी कंट्रोल लॉजिक का हम इसको मिटा के और इसका लिखते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है, एक रीड कंट्रोल है, एक राइट कंट्रोल है, और इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर इस फिगर को हम यहाँ से मिटाते हैं, इधर आप लोग लिख लीजिएगा मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, ये हार्डवेयर बना लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पर तीनों पिन्स का देखिए हम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया, देखिए यहाँ पर CS बार को बोलते हैं चिप सेलेक्ट, चिप सेलेक्ट। और यहाँ बार इंडिकेट करता है एक्टिव लो, एक्टिव लो ही जनरली होता है, या तो फिर CE बार कहते हैं। इसी का याद रखिए दूसरा नाम है, इसको चिप इनेबल भी कहा जाता है, चिप इनेबल। और इसको ये भी जो है कैसा कंट्रोल है, एक्टिव लो। उसके बाद RD बार है, इसके बारे में लिखिएगा, कंट्रोल लॉजिक इसका, इसको कहते हैं रीड कंट्रोल। ऊपर वाला भी कंट्रोल ही है, ये भी कैसा है, एक्टिव लो है। और उसके बाद WR बार होगा, ये हो गया आपका राइट कंट्रोल। ठीक है, ये राइट कंट्रोल हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए इसका टेबल लिखते हैं, CS बार या तो CE बार। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रीड बार, यहाँ लिखेंगे राइट बार, और यहाँ पर लिखेंगे मेमोरी स्टेटस, या लिखिए ऑपरेशन कौन सा होगा, ऑपरेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि इसको अगर आपको काम करना है तो हमने बताया था कि एक्टिव लो लॉजिक को कैसे पढ़ते हैं। 0 मीन्स यस और 1 मीन्स नो। 0 मीन्स यस पढ़ना है, 1 मीन्स नो। तो अगर यहाँ पर देखिए क्या हम देने जा रहे हैं, 0, और यहाँ दे रहे हैं 0 और यहाँ पर 1। ठीक है ना, तो देखिए क्या करेगा, ये चिप इनेबल है, चिप इनेबल है, ये चिप सेलेक्ट है। मतलब कि चिप में अगर कोई काम करना है, रीड तो 2 ही काम होता है चिप में, एक होता है रीड और एक होता है राइट। तो दोनों में से कोई भी काम करना है तो चिप को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने को कहते हैं कि सिलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको 0 करना पड़ेगा, तो चिप इनेबल 0, 0 माने यस, यस माने इनेबल्ड है। यहाँ 0 माने यस, यस माने रीड, इसका यस है, और राइट 1 है, तो एक बार में रीड होगा या तो राइट होगा। तो राइट 1 का मतलब नो है, तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन करेगा, रीड करेगा। उसी के साथ 0 के साथ अगर 1 0 देंगे तो ये क्या कर पाएगा, ये राइट करेगा। और अगर इसको 1 दे देंगे और इसमें से दोनों में से कोई भी देंगे तो ये जो है आइडल स्टेट में रहेगा। आइडल स्टेट का मतलब है कि डिसेबल्ड रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई आदमी चुपचाप बैठा हुआ है
आप अगर कोई कमांड नहीं दे रहे हैं तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, बस उसी तरह से बैठा रहेगा, आइडल स्टेट में है। तो ये डिजेबल्ड स्टेट इसका है, इसको डिजेबल्ड कहते हैं। और इसके बाद एक और कंडीशन है, ठीक है, कि 0 के साथ एक और कंडीशन है कि आप इसमें अगर 1 भी दीजिएगा तो देखिए चिप तो इनेबल है लेकिन रीड नहीं है, राइट नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का कैसा स्टेट है, आइडल स्टेट ही है। यहाँ पर 1 जब कर दीजिएगा तो ये डिजेबल्ड हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है नो रीड राइट इसमें होगा, आप नहीं कर सकते अगर और लिखना हो तो, क्योंकि इसको अक्सर इसी 3 मोड में इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और अगर मान ले कोई पूछ भी दिया कि 0 के साथ अगर 0 कर दे तब, ठीक है ना, तो इस तरह का कंडीशन जो है इसमें अलाउड नहीं है, तो इसको नॉट अलाउड लिखेंगे। क्यों नॉट अलाउड लिखेंगे? अगर आप इंजीनियर हैं, आप हार्डवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ रहे हैं, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर इस पर कभी भी 0 नहीं भेजेगा एक साथ, क्योंकि एक ही समय में आप रीड राइट दोनों नहीं कर सकते हैं, या तो रीड कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है टू इनपुट डाटा, टू इनपुट और लोड डाटा इन मेमोरी, और कहाँ जाएगा वो, तो लोकेशन में जाएगा। और राइट का मतलब क्या होता है, टू आउटपुट और क्या कहेंगे इसको, टू आउटपुट और टेक आउट, ठीक है ना, डाटा फ्रॉम मेमोरी, ठीक है ना। या तो आउटपुट वहां से निकलेगा या तो टेक आउट मतलब निकालते हैं। इनपुट का मतलब इनपुट करना, लोड का मतलब है कि उस पर लोडिंग करना। तो इनपुट और लोड करने को कहते हैं रीड करना, और राइट को कहते हैं कि वहां से निकालना। और ये करेगा कौन करेगा? अभी तो माइक्रो प्रोसेसर करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में सारा काम सीपीयू माने माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब इस मेमोरी में डाटा को इनपुट करेगा, लोड करेगा, तो उसको कहेंगे कि वो रीड कर रहा है। और अगर उसमें से डाटा को निकाल रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो राइट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा मेमोरी का डिटेल्स हो गया। इसको याद रखिएगा, इसी टॉपिक से आप लोग को जेई एग्जाम्स में आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। हर चीज़ बारीकी से याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी याद रखना है, ये डिकोडर साइज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि m जो है नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द एड्रेस है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो जितना एड्रेस रहेगा उतना का तो डिकोडर लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिकोडर जो मेन पॉइंट है इसका, यही इसका 5 पॉइंट है, इन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यही इसका मेन क्लासिफिकेशन है, क्योंकि डिकोडर जो है इसका इंटरनल सर्किट है। हमने इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि डिकोडर क्यों इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको कभी कभी डिकोडेड रैम कहते हैं, डिकोडेड रैम कहते हैं। पहले जब पुराना ज़माना था ना, तो उस समय डिकोडर जो है बाहर से लगाया जाता था, खाली रैम बनता था। लेकिन जब डिकोडर इनबिल्ट हो गया तो हार्डवेयर थोड़ा और भी कॉम्पैक्ट हो गया, छोटा साइज़ का हो गया। तो ये हम लोग इसमें हम लोगों ने देख लिया सारे पिन का कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसमें आते हैं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सपोज़ कर लें कि यहाँ पर एक फिगर हम दे देते हैं, एक फिगर हमने दे दिया, जैसा फिगर दे दिए थे, और इसको यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर दे दिया कि CS बार है, यहाँ पर दे दिया कि रीड बार है। अब इंटरनल नहीं बनाएंगे, राइट बार है, और यहाँ से कुछ पिंस दे दिया, ऐसे निकालना सीखिए। तो यहाँ पर दे दिया A0 A1 और ये A9 तक, और यहाँ से दिखा दिया आपको डाटा बस दिखा दिया D0 से लेके D6 और D7, और इतना खाली दे दिया है। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, सारा कुछ निकालिए, सारा कुछ हम लोग निकाल लेंगे इसमें से। और इसमें इसका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। स्पेसिफिकेशन का मतलब होगा कि साइज़ नहीं दिया हुआ, साइज़ भी कैलकुलेट करना है। तो पहला चीज़ क्या निकालिएगा, नंबर ऑफ डाटा पिंस कितना हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 0 से लेके 7, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। दूसरा, नंबर ऑफ एड्रेस पिंस कितना है, एड्रेस पिंस कितना है, तो एड्रेस पिंस देखिए 0 से लेके 9 तक है,
तो एक कम होता है, तो इसको लिखेंगे 10, ठीक है ना। तो तीसरा लिखेंगे सो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितना होगा, तो 2 टू दी पावर 10 होगा। मतलब इसको कैलकुलेट करिए, 1024 होता है और इसको 1 किलो कहते हैं कंप्यूटर का। अभी उसके साइज़ के बारे में बताएंगे। 1024 जो होता है डिजिटल में कंप्यूटर का 1 किलो कहलाता है, क्योंकि 2 के पावर में 1000 तो आएगा नहीं, सबसे नियरेस्ट वैल्यू 1024 है। तो चौथा हो गया, तो साइज़ क्या कहेंगे, तो साइज़ हम लोग क्या कहेंगे, तो साइज़ कितना हो जाएगा, तो साइज़ में टोटल बिट्स आप बता सकते हैं। तो टोटल बिट्स का मतलब कितना हो गया कि 1024 और गुना कितना 8, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा 8192 बिट्स कहेंगे। और या तो फिर कह सकते हैं 1024, 8 बिट को याद है ना, इसको बाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इसको 1 KB भी कह सकते हैं। 1 KB का मतलब हो गया 1 किलो बाइट। तो साइज़ देखिए, साइज़ मने हो गया इसका कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी बोलना है तो अगर बिट्स में कहेगा तो ये 8192 हुआ, ठीक है ना। 24 गुना 8 करिएगा, 8 गुना 1000 तो 8000 हो ही गया, और 24 गुना 8 देखिएगा, 8 दूना 16, 8 चौका 32, तो 160 और 32 जोड़ेंगे तो ये 8192 हो गया। और चूँकि 8 बिट है, 8 बिट का यहाँ पर भी लिख दीजिए। अगर इतना लिख रहे हैं तो ये बिट्स लिखा रहा है, इसको खाली गुना करके लिखे हैं। और 8 बिट्स के ग्रुप को अगर 1 बाइट बना लें तो 1024 बाइट्स होगा। और इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 KB इसका साइज़ होगा, और ये यहाँ पर है। अब पाँचवा इसका है, अगर एड्रेस रेंज अगर आपसे कहेगा, एड्रेस रेंज अगर कहेगा तो एड्रेस रेंज कैसे निकालिएगा, तो हमने क्या कहा था, 0 से लेके 2 टू दी पावर 10 और -1 तक होगा। तो 0 से लेके ये कहाँ तक होगा, 1023 तक होगा। और 1023 को आप कन्वर्ट करिएगा बाइनरी में, तो ये आपका डेसिमल में हो गया, ये डेसिमल में रेंज हो गया। और अगर इसको बाइनरी में लिखिएगा तो बाइनरी में आपको कुछ नहीं करना है। बाइनरी में लिखने का मतलब कि कितना भी बिट का नंबर लिखिए तो सबसे जो छोटा नंबर होता है उसमें सब ऑल जीरोज होते हैं, और सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें सारे 1 होते हैं। तो आपको क्या करना है, बाइनरी में लिखिएगा इसी को। तो पहला इसका आंसर दे दीजिए। पहला आंसर होगा डेसिमल में, डेसिमल में होगा 0 इन डेसिमल से लेके और कहाँ तक लिखेंगे, 1023 इन डेसिमल एड्रेस होगा। और दूसरा इसका आंसर होगा, ठीक है, ये ए हम आंसर दे रहे हैं और यहाँ पर आपको बी आंसर दे रहे हैं। अगर बाइनरी में लिखा जाएगा तो देखिए यहाँ पर बिट कितने हैं, एड्रेस पिन्स कितने हैं, 10 ठो। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसा लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ से लेके कहाँ तक होगा, 1 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 तक। ये किस में लिख रहे हैं, बाइनरी में। इसको देखिए कैलकुलेट करिएगा, 1023 आएगा, और ये तो खैर 0 है ही। और अगर इसी को हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का यही डिमेरिट है कि इसका बेस बहुत छोटा है, और बेस बहुत छोटा है तो रिप्रेजेंटेशन इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसी के लिए याद करिए कि आप लोगों को क्या बताया गया था, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हेक्साडेसिमल में लिखें तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 4 और 4। तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 0 मान लेंगे, तो 0 0 0 ये हो गया हेक्स बेस में, ठीक है। और से लेके कहाँ तक, देखिए 4 4 और ये 2, तो ये हो गया। तो आपका कितना, ये F हो गया, ये 4 1 क्या हो गया, ये F हो गया, और ये डबल 1 क्या है, ये 3F हो गया। तो ये इसका हो गया एड्रेस रेंज हेक्स बेस में। तो जिस बेस में भी आपको पूछेगा आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें कुछ नहीं रह गया, तब यहाँ पर साइज लिख सकते हैं। इसका साइज जो है अब बाद में लिख सकते हैं। अगर देखिएगा बुक में तो इसका साइज लिखेगा 1 KB, या तो लिखेगा 1024 गुना 8। अगर ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका साइज जो है कहाँ से निकल रहा है, हम लोग के मेमोरी से निकल रहा है। और दूसरी बात बता दें कि अगर हमको साइज़ बता दिया जाए, साइज़ अगर पता कर दिया जाए तो ऊपर वाला स्पेसिफिकेशन भी हमको मिल सकता है। अगले क्लास में थोड़ा और इसी पर हम लोग अभी क्लास करेंगे, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर टॉपिक में हम लोग घुसते जा रहे हैं।
और अब काम की बात आते जा रही है। अगले क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स भी देंगे, अभी के लिए इतना ही रखिए और लौटते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लौटेंगे तो मेमोरी रैम से ही जुड़ा हुआ कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू।